काई यांग उस पल मुस्कुराया। यह अजीब लग रहा था, आखिरकार उसकी शारीरिक और मानसिक शक्ति दोनों ही समाप्त हो चुकी थी और वह अब साफ देख नहीं पा रहा था। उसके कानों में घंटी बज रही थी और उसका सिर जोर जोर से धड़क रहा था, फिर भी वह हंसा। मैं जीत गया। अभी मुझे जो उपलब्धि का एहसास हो रहा है, वह किसी और के खिलाफ जीतने से कहीं ज्यादा है। जब काई यांग को लगा कि वह बेहोश होने वाला है, तभी उसके शरीर के भीतर से एक गर्म एहसास फूट पड़ा। यह गर्म एहसास उसकी हड्डियों के भीतर से आया, मानो सूखे के बाद बसंत की बारिश खेतों में नई जान फूंक देती है। यह उसके शरीर के हर हिस्से में बह गया। शरीर के हर इंच हिस्से में अपने साथ एक नई ऊर्जा लेकर आया। उसकी थकी हुई शक्ति तुरंत भर गई, यहां तक कि उसकी मानसिक ऊर्जा भी कुछ हद तक पुनर्जीवित हो गई। हालांकि उसकी ऊर्जा पूरी तरह से बहाल नहीं हुई थी, लेकिन यह उसे बेहोश होने से बचाने के लिए काफी थी। काई यांग इस एहसास का और आनंद लेने के लिए रुका नहीं, बल्कि जल्दी से बैठ गया और अपनी वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने लगा। इससे उसे पता चला कि उसके शरीर के भीतर की मूल सुन्नता बिना किसी निशान के गायब हो चुकी थी। इससे उसे एक सुकून का एहसास हुआ, इतना सुकून कि वह लगभग चीख पड़ा। उसका शरीर लयबद्ध रूप से धड़क रहा था, और इसके साथ ही यह स्पष्ट था कि वह पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया था और उसमें विस्फोटक शक्ति भी थी। उसके मेरिडियन के भीतर की वायुमंडलीय ऊर्जा लगातार धड़क रही थी, उसकी हड्डियां भी काफी मजबूत लग रही थीं। सिर्फ इसी वजह से उसका शरीर काफी हद तक मजबूत हो गया था। इससे वह चिंतनशील हो गया। आखिरकार उसकी हड्डियों से आखिरी गर्माहट भी रिस गई। ये संभवतः उस सुनहरे शरीर से थी जिसे उसने अवशोषित किया था। कई बार ऐसा अनुभव करने के बाद काई यांग ने महत्वपूर्ण जानकारी समझ ली थी। जब वह अपने शरीर को उसकी सीमाओं तक धकेल चुका था, तभी वह सुनहरे शरीर की छिपी शक्तियों को सक्रिय कर सकता था। हालांकि अगर वह किसी मुश्किल में पड़कर आत्मसमर्पण कर देता, तो वह सुनहरा शरीर उसकी कोई मदद नहीं करता। यह वास्तव में सुनहरे शरीर का व्यक्तित्व था। काई यांग हल्के से हंसा। अब उसे आखिरकार समझ आ गया था कि यह हवन सामग्री उसके प्रशिक्षण में कैसे मदद कर सकती है। हवन सामग्री में जो जड़ी बूटियां डाली गईं, उनका असर सैकड़ों गुना बढ़ गया। फिर जब उसने इस हवन सामग्री को सूंघा, तो उसकी ताकत तेजी से कम होने लगी और वह मानसिक रूप से भी थक गया। इतना कि वह लगभग बेहोश होने से पहले सिर्फ 3 कदम ही चल पाया। हालांकि ये बड़े हुए जड़ी बूटी के प्रभाव अत्याचारी थे, लेकिन काई यांग का मानना था कि इनका कोई दीर्घकालिक नकारात्मक दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए, वरना वह हवन सामग्री को अपने प्रशिक्षण में मदद नहीं कर पाता। लेकिन जब वह अपनी सीमाओं को पार कर लेगा और स्वर्ण कंकाल की पुनर्योजी क्षमता को जगा लेगा, तभी उसे वास्तव में लाभ मिल पाएगा। तभी वह लगातार अपनी सीमाओं को पार कर पाएगा और मजबूत बन पाएगा। हवन सामग्री से निकलने वाली खुशबू ने उसकी खूब मदद की, बिल्कुल उस स्वर्ण कंकाल की तरह। हालांकि ये सब काई यांग की धारणाएं थीं, लेकिन पिछली घटनाओं को देखते हुए उसे लगा कि यही सच होना चाहिए। अब काई यांग को धूपदान का बारीकी से विश्लेषण करना था। धूपदान से सुगंध का निकलना बंद नहीं होता था। हवा का झोंका आने पर भी सुगंध हमेशा काई यांग की दिशा में तैरती रहती थी। उसने ये भी पाया कि अगर वह एक ही जगह पर रहे और हिले डुले नहीं, तो सुगंध का कोई असर नहीं होता। लगभग आधे घंटे बाद काई यांग को लगा कि उसकी अधिकांश शक्ति वापस आ गई है। लड़खड़ाते हुए वह खड़ा हुआ और एक बार फिर आगे बढ़ने लगा। चूंकि वह पहले ही एक बार जल चुका था, काई यांग धीरे धीरे आगे बढ़ा और धूपदान के प्रभावों पर ध्यान से अपने शरीर पर नजर रखी। जैसे ही उसने एक पैर नीचे रखा, काई यांग ने पाया कि उसकी शक्ति टूटे हुए बांध की तरह बह निकली। उसकी शारीरिक शक्ति गायब हो गई, और उसके साथ उसकी मानसिक ऊर्जा भी, बिना किसी संकेत या कारण के। जैसे ही उसने एक और कदम बढ़ाया, उसकी बची खुची शक्ति भी गायब हो गई, जिससे वह लगभग गिर ही गया। अपना जबड़ा कसकर भींचते हुए काई यांग का जिद्दी रवैया फिर उभर आया। अपनी जान जोखिम में डालकर वह आगे बढ़ा। इस बार वह 4 कदम चलने में कामयाब रहा। और हालांकि वह मानसिक रूप से हार मानने को तैयार नहीं था, उसका शरीर अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी ताकत बहुत कम नहीं थी। उसके भीतर से एक बार फिर गर्माहट का एहसास उमड़ पड़ा, लेकिन वह इतना प्रबल नहीं था कि वह फिर से बेहोश हो गया। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराने के बाद उसकी सारी धारणाएं सही साबित हुई। हालांकि अगरबत्ती से निकलने वाली खुशबू लोगों को और थका देती थी, लेकिन इसका कोई नकारात्मक दुष्प्रभाव नहीं होता था। दूसरी ओर सुनहरे कंकाल को इस्तेमाल करने के लिए लड़ने की उसकी इच्छाशक्ति की जरूरत थी। जितना ज्यादा वह हार न मानने के बारे में सोचता, उतनी ही ज्यादा गर्मी मिलती और उसके शरीर को उतना ही ज्यादा फायदा होता।
इस तरह की प्रशिक्षण पद्धति वाकई इतनी भयानक थी कि यह अकल्पनीय थी। सीधे शब्दों में कहें तो आप अपनी ताकत, अगर आप जरा भी लापरवाह होते तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते थे। सौभाग्य से काई यांग की आत्मरक्षा की भावना काफी तेज थी। हर बार जब वह अपनी सीमाओं को तोड़ता तो आगे बढ़ने से पहले हार मान लेता और आराम करता। इसलिए इस चक्र को कई बार दोहराने के बाद उसे जो परिणाम मिले वे भरपूर थे। एक व्यक्ति की क्षमता सचमुच असीमित होती है, लेकिन मजबूत बनने के लिए आपको कदम दर कदम आगे बढ़ना होगा। पूरे दिन के प्रशिक्षण के बाद उसकी प्रगति बिल्कुल स्पष्ट थी। वह पहले ही पूरे 10 कदम चल सकता था, जो उसके पहले प्रयास के सिर्फ 3 कदमों से काफी बेहतर था। लेकिन काई यांग अभी भी असंतुष्ट था। सुगंध के प्रभाव में भी वह सिर्फ चल ही रहा था। जब तक उसने अपनी मुट्ठियों से अभ्यास नहीं किया तब तक इसे प्रशिक्षण नहीं माना जा सकता था। जल्द ही काई यांग को एक और विनाशकारी समस्या का पता चला। इस तरह के प्रशिक्षण में उसकी जड़ी बूटियां बहुत जल्दी खत्म हो जाती थीं। 3 पत्तों वाला कैस स्पिरिट फ्लावर और 1.5 जेडी ट्री ग्रास को केवल लगभग 1 घंटे तक ही जलाया जा सकता था। 1 घंटे बाद उसे फिर से और जड़ी बूटियां डालनी होंगी ताकि धूपबत्ती से खुशबू निकलती रहे। जड़ी बूटियों की खपत का हिसाब लगाने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए काई यांग का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। दिन में 12 घंटे होते थे, वह लगभग 7 से 8 घंटे प्रशिक्षण लेता था। इसका मतलब था कि उसे पूरे दिन धूपबत्ती के प्रभाव में अभ्यास करने के लिए कम से कम 14 जड़ी बूटियों की जरूरत थी। अपने मौजूदा भंडार से वह 2 दिनों में अपनी सारी 1.5 जेडी ट्री ग्रास इस्तेमाल कर लेगा। साथ ही अपने 3 लीव्ड कैस स्पिरिट फ्लावर के भंडार का लगभग 50% भी इस्तेमाल कर लेगा। अपनी सारी जड़ी बूटियां इस्तेमाल करने के बाद वह क्या करेगा? उसके पास केवल 38 योगदान अंक बचे थे। ये उसके कितने दिन चलेंगे? शुरू में उसने सोचा था कि वह बहुत अमीर है, लेकिन हकीकत ने उसे झकझोर दिया और उसे दिखा दिया कि वह वास्तव में कितना गरीब है। उस रात वह अपनी चिंताओं को बिस्तर पर ले गया। उसका सिर योगदान अंकों और जड़ी बूटियों से भरा हुआ था। सपने में भी उसे 3 पत्ती वाले कैस स्पिरिट फ्लावर और 1.5 जेडी ट्री ग्रास की भारी मात्रा में खुदाई का सपना आता था। उस रात काई यांग को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। उस रात सुमियो को भी अच्छी नींद नहीं आई। ये सोचकर कि कैसे उसने अपनी दबंगई से काई यांग को परेशान करने के लिए लोगों को बुलाया था, लेकिन खुद उससे हार गया। इससे सुमियो बेचैनी से बिस्तर पर करवटें बदलने लगा। अगर काई यांग न होता तो वह बॉस हे की बेटी के साथ खुशी खुशी सगाई कर रहा होता। अगर काई यांग न होता तो वह यहाँ नाराजगी से भरा पेट लेकर न होता। हे परिवार की बेटी के जीवंत रूप को याद करते ही सुमियो का दिल उदास हो गया। भविष्य में उसके पास उससे मिलने जाने का साहस नहीं होगा। जैसा कि कहावत है, एक शादी तोड़ने के बजाय तुम 10 मंदिरों को तोड़ना पसंद करोगे। काई यांग, तुमने एक खुशहाल जोड़े को तोड़ने की हिम्मत की, तुम बहुत दुस्साहसी हो। जैसा कि एक और कहावत है, एक रईस के लिए बदला लेने के लिए 10 साल ज्यादा नहीं होते, लेकिन एक मामूली इंसान दिन भर बदला लेने की कोशिश कर सकता है। सुमियो को निश्चित रूप से बाद वाले वर्ग में रखा जाएगा, क्योंकि कुछ और दिनों के बाद वह एक बार फिर काई यांग को चुनौती दे सकता था। लेकिन सुमियो तब तक कैसे इंतजार कर सकता था? सुमियो तुरंत काई यांग के पास जाकर उसे बुरी तरह पीटना चाहता था। तभी उसकी अंदर की नफरत और नाराजगी शांत हो पाती। वह करवटें बदलता रहा, उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि सुमियो उठ गया। वह न सिर्फ आधी रात को उठा, बल्कि उसने अपने मातहतों को भी जगा दिया। कुछ ही देर बाद नींद से भरी आंखों वाले स्काई टावर के शिष्यों का एक समूह इकट्ठा हो गया। युवा गुरुसु, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? किसी ने आंखें मलते हुए पूछा। बात कुछ खास नहीं है, बस आज सुबह वाले अफे की है। सुमियो ने अपने दिल को शांत करने की पूरी कोशिश की। मैंने आप सभी को यहाँ इसलिए इकट्ठा किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ ऐसे उपाय सुझाएं जिनसे मुझे बदला लेने और अपनी नफरत को शांत करने में मदद मिले। किसी ने कहा, युवा गुरुसु, आप 4 दिन इंतजार क्यों नहीं करते? 4 दिनों में आप काई यांग को चुनौती दे सकते हैं और आप उसे जरूर धूल चटा देंगे। नाराज होकर सुमियो ने जवाब दिया, अगर मैं सचमुच तब तक इंतजार करना चाहता था तो मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया? जो लोग नींद में थे वे अचानक चौंक कर खड़े हो गए। जाहिर है वे ज्यादा जागे हुए नहीं थे, इसलिए किसी ने सुमियो की बातों पर ध्यान नहीं दिया और बस जोर से जम्हाई ली। उनकी प्रतिक्रियाएं देखकर सुमू चिढ़ गया। मेज पर थपथपाते हुए वह चिल्लाया, तुम सब लोग मुझे कुछ अच्छे विचार सोचने में मदद करो। अगर तुम लोग मुझे कुछ अच्छे विचार सोचने में मदद नहीं कर सकते तो तुम में से कोई भी वापस सोने के बारे में सोच भी नहीं सकता।
ये सुनकर सब चौंक गए और उन्हें एहसास हुआ कि सू मू सचमुच गुस्से में था। उसके थप्पड़ और तेज आवाज ने उन्हें पूरी तरह से होश में ला दिया था और उन्होंने जल्दी से अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, कुछ अच्छी रणनीतियां सोची। कुछ ही देर बाद ली युनतियान नाम के एक शिष्य की आंखें एक अच्छी योजना बनाते बनाते चौड़ी हो गईं। मुंह खोलते हुए उसने सू मू से कहा, युवा गुरु, हम ये कर सकते हैं। ये कहते हुए वह अपनी योजना का विस्तृत विवरण देने के लिए पास आया। वे कैसे कर सकते थे, वे कैसे कर सकते थे, वे कैसे कर सकते थे, सक्षम सक्षम सक्षम। सू म्यू का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने उत्साह में ली युनतियान की पीठ थपथपाते हुए कहा, बुरा नहीं, बुरा नहीं, यह एक अच्छी योजना है, इसलिए मैं इसे पूरा करने का काम तुम पर छोड़ता हूँ। ये काम मुझ पर छोड़ दो, युवा स्वामी सू। ली युनतियान भी खिलखिलाकर मुस्कुरा रहा था। तुम सब वापस सो जाओ। सू म्यू ने ये कहते हुए हाथ हिलाए और सभी ने आराम किया और तुरंत अपने बिस्तर पर चले गए। अपने कमरे के बाहर घने अंधेरे को देखते हुए सू म्यू बुरी तरह हंसा। काय यांग, भाई काय, चलो सुबह का इंतजार करते हैं। आखिरकार मन भरकर सू म्यू सो गया। अगले दिन काय यांग झाड़ू लगाने जाने से पहले संयमित शरीर रिकॉर्ड का अभ्यास करने के लिए उठा। कल जब उसने धूप बत्ती का इस्तेमाल करके अभ्यास किया, हालांकि वह लगातार मौत के कगार पर था, इतना कि अब भी उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था, परिणाम वास्तव में स्पष्ट थे। ये बात सबसे ज्यादा तब साफ दिखाई दी जब वह टेम्पर्ड बॉडी फिस्ट का अभ्यास कर रहा था, क्योंकि उसे लगा कि उस पर दबाव थोड़ा कम था। उसने ये भी समझ लिया था कि अगरबत्ती से दिया गया दबाव टेम्पर्ड बॉडी रिकॉर्ड का अभ्यास करते समय महसूस किए गए दबाव जैसा ही था। जब तक वह एक तरह के दबाव के साथ तालमेल बिठा लेता, वह स्वाभाविक रूप से दूसरे तरह के दबाव के साथ भी तालमेल बिठा लेता। यह अगरबत्ती एक अच्छी चीज थी। उसका उत्साह देखते ही बनता था। काय यांग जल्दी से अपना काम खत्म करके वापस ट्रेनिंग पर जाना चाहता था। जैसे ही काय यांग झाड़ू लगाने का काम आधा कर रहा था, अचानक किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। ऊपर देखकर उसे लगा कि वह व्यक्ति थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। जब वह ये सोच ही रहा था तो उस व्यक्ति ने अपना मुंह खोला और जोर से हंसा। ईडी आ गई दोस्तों, निंग फिर से प्रकट हो रही है। और भी खतरनाक पैरों के लिए तैयार हो जाओ, 3/4 लंबाई वाली पैंट आने वाली है। मजाक कर रहा हूँ। कल रात ली युतियान ने सू म्यू को एक योजना सुझाई थी। हालांकि उसने सब कुछ योजनाबद्ध कर रखा था, फिर भी उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा। उसे सामने वाले को शक नहीं होने देना चाहिए और पहले उसे धोखा देना चाहिए, ताकि वह उसके साथ कुछ चालें बदल सके। कल जब वह सू म्यू के साथ काय यांग को चुनौती देने गया था, तो वह भीड़ के पीछे छिप गया था। उसने ज्यादा कुछ कहा भी नहीं, ताकि काय यांग उसे पहचान न सके, जिससे काम आसान हो गया। पहले से ही वह अपने रोजाना के स्वीप के दौरान काय यांग के इस इलाके से गुजरने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार उसका इंतजार रंग लाया। काय यांग यहां स्वीप करने आ गया था। एक बड़ी और दोस्ताना मुस्कान, लाफिंग फेस और एक मासूम और निश्चल व्यवहार के साथ ली युनतियान वहां आया। उसका वर्तमान भाव काफी दोस्ताना होना चाहिए। ली युनतियान ने अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए खुद से कहा, क्या इस साथी शिष्य को कोई समस्या है? हालांकि काय यांग विनम्र नहीं था, क्योंकि यहां मौजूद कोई भी शिष्य उससे जूनियर होना चाहिए। प्रवेश काल की शुरुआत थी, इसलिए उनका स्तर इतना ऊंचा नहीं होना चाहिए था, इसलिए कई लोग सहशिष्य होने का दावा करेंगे। क्या आप वरिष्ठ शिष्य काय यांग नहीं है? ली युनतियान ने ऐसे पूछा जैसे उसे पहले से ही जवाब पता हो। काय यांग ने सिर हिलाया। हाँ। गहरी सांस लेते हुए ली युनतियान ने कहा, तो यह सचमुच आप ही है। वरिष्ठ काय, मैं आपसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब जब मैं आज आपसे मिला हूं, तो मैं देख सकता हूं कि आप वाकई उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं। टीएल, गधा चुंबन करने वाला। इन शब्दों से ली युनतियान को भी उल्टी आने लगी थी, लेकिन उसे दिखावा बनाए रखना था और ऐसा व्यवहार करे जैसे उसके शब्द सच्चे हो। ये गंभीर है, ये गंभीर है। काय यांग का नाम इस जूनियर ने पहले ही जोर से पुकारा था। ली युनतियान ने कमाल का प्रदर्शन किया। काय यांग का हाथ पकड़कर उसने प्रशंसा से कहा, वरिष्ठ काय, मैंने सुना है कि आपने कल झोहू को एक कठोर सबक सिखाया था। आप वाकई बड़े दिल वाले इंसान हैं। क्या आपकी उससे दुश्मनी है? काय यांग ने उसे परखते हुए पूछा। ली युनतियान का चेहरा ठंडा पड़ गया। हाँ है। वह व्यक्ति जानवर जैसा है, घिनौना। उसने एक बार मुझे भी अपमानित किया था। लेकिन आप बदला लेने नहीं गए। काय यांग ने कहा, मैं बदला लेने के सपने भी देखता हूं, लेकिन
जोर से आह भरते हुए उसने जवाब दिया, वरिष्ठ काय, मुझे डर है कि आप भी जानते होंगे झोहू का साथ देने वाला कोई है। मैं झोहू जैसे तुच्छ व्यक्ति पर ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन पीछे वाला व्यक्ति ऐसा है जिसे मैं आसानी से भड़का नहीं सकता। ये सच है। काय यांग ने सिर हिलाया। आखिरकार सुम्यू के पीछे कुछ शक्तिशाली लोग थे, इसलिए एक साधारण शिष्य उसे भड़काने की हिम्मत तो नहीं करेगा। इसीलिए कल जब वरिष्ठ काय ने झोहू को सबक सिखाया तो आपने इस कनिष्ठ को अपना बदला लेने में मदद की। ली युनतियान ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। हंसते हुए काय यांग ने जवाब दिया, हम बस कुछ संकेत दे रहे थे, कुछ खास नहीं था। ली युनतियान ने आगे कहा, वरिष्ठ काय, चूंकि आप झोहू के खिलाफ जीतने में सक्षम थे, आपकी ताकत इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए। काय यांग ने हाथ हिलाते हुए जवाब दिया, ये कुछ खास नहीं है, यह कोई खास कमाल की बात नहीं है। ली युनतियान मन ही मन हंस रहा था, आखिरकार तुमने कुछ सच कह दिया। अगर तुमने कल कुछ प्लान नहीं किया था तो झोहू तुमसे कैसे हार सकता है। लेकिन उसने अपने असली विचार जाहिर करने की हिम्मत नहीं की, कहीं काय यांग को शक न हो जाए। यह उसकी योजना के लिए विनाशकारी होता। वरिष्ठ, आप बहुत विनम्र हैं। आइए आइए आइए, आमतौर पर मुझे, ली युनतियान को, किसी से भी सुझावों का आदान प्रदान करने का मौका नहीं मिलता। वरिष्ठ काय, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और चूंकि आज हमारी मुलाकात हुई है, इसलिए हमें यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए। कृपया मेरे साथ अभ्यास करें। इधर उधर घूमने के बाद ली युनतियान को आखिरकार वह सवाल पूछने का मौका मिल ही गया जिसकी असली वजह उसने काय यांग से बात की थी। मुस्कुराते हुए काय यांग ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ नोट्स की तुलना करना चाहते हो? ली युनतियान ने उत्साह से सिर हिलाया, जरूर। मुझे उम्मीद है कि सीनियर कंजूस नहीं होंगे और इस जूनियर को ये देखने देंगे कि सीनियर ने झोहू को कैसे हराया, और मेरी भी मदद करेंगे। ये कारण वाकई थोड़ा मुश्किल था। सिर हिलाते हुए काय यांग ने अनुरोध स्वीकार कर दिया, छोड़ो भी, वैसे भी तुम दूसरों से लड़ते नहीं। ली युनतियान ने बेचैनी से उस पर दबाव डाला, ऐसा नहीं चलेगा सीनियर, तुम न चाहते हुए भी मान जाओगे। हंसते हुए काय यांग ने उसकी तरफ देखा और ठंडी हंसी हंस दी। ली यून तियान का दिल उछल पड़ा। वह उस समय थोड़ा अधीर था और अपनी बातों में बहुत जल्दबाजी और जोर लगा रहा था। वह भी तुरंत हंसने लगा, जूनियर वाकई बहुत कमजोर है, इसलिए अगर सीनियर कुछ सुझाव दे दें तो बहुत मददगार होगा। नहीं, काय यांग ने मना कर दिया। क्यों? कोई वजह नहीं है। यह देखकर कि काय यांग अब जानबूझकर उससे दूर जा रहा है, ली युन तियान ने आवाज लगाई, कुछ नोट्स का आदान प्रदान करके स्वाभाविक रूप से हम एक दूसरे की बहुत मदद कर सकते हैं। क्या यही वजह काफी नहीं है? अगर हम पॉइंटर्स का आदान प्रदान करें तो इससे हम दोनों को फायदा होगा। आप इसे ऐसे ही कह सकते हैं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, काय यांग ने बार बार हाथ हिलाया। उस सीनियर की तरह मत बनो, कुछ पॉइंटर्स का आदान प्रदान करने से तुम गर्भवती नहीं हो जाओगी। ली युनतियान का चेहरा चिंता से भरा हुआ था, उसने अपने असली इरादे जाहिर करने की हिम्मत भी नहीं की। दिल धड़कते हुए उसने जल्दी से एक विचार सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि उस सीनियर को डर है कि वह हार जाएगा और उसके योगदान के अंक काट लिए जाएंगे? क्या मैं सही हूं? ली युनतियान के सवाल का जवाब देते हुए काय यांग के पास कोई जवाब नहीं था। यह सोचकर कि उसने सही अनुमान लगाया है, ली युनतियान ने जोर से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो सीनियर, हमारी ताकत लगभग बराबर होनी चाहिए, इसलिए ये तय नहीं है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और अगर संयोग से ये जूनियर जीत जाता है और सीनियर हार जाता है तो आपके नुकसान की भरपाई मैं करूंगा। क्या तुम सच में? काय यांग ने पूछा, ये कुछ अप्रत्याशित था। एक रईस का वचन ही उसका बंधन होता है। ली युनतियान जोर से चिल्लाया। शुरू में उसने सोचा था कि उसने काय यांग को सफलतापूर्वक धोखा दे दिया है और उसने युद्ध की मुद्रा अपना ली है। वह जानता था कि सुम्यू आसपास के इलाके में कहीं छिपा है, इसलिए अगर वह काय यांग को अच्छा सबक सिखा पाया तो वह अपना चेहरा बहुत ऊंचा कर पाएगा। लेकिन काय यांग ने बस अपनी भौहें सिकोड़ ली, जिससे ली युनतियान लगभग पैर पटकने और अपनी मां को कोसने लगे। ये सीनियर बहुत तारांकन परेशान करने वाला और कुतिया जैसा है। झोहू ऐसे इंसान से कैसे हार सकता है? वरिष्ठ, क्या आपके पास और कोई सवाल है? ली युनतियान हताशा में फूटने ही वाला था। ओह, हालांकि मैं आपके साथ नोट्स का आदान प्रदान करना चाहता हूं, लेकिन अफसोस की बात है कि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि कल ही किसी ने मुझे चुनौती दी थी। अगर आप वाकई पॉइंटर्स का आदान प्रदान करना चाहते हैं तो आपको कुछ दिन और इंतजार करना होगा।
बकवास। ली यून तियान की सांस फूल रही थी। उसने जल्दी से कहा, वरिष्ठ, आप मुझे चुनौती दे सकते हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मुझे चुनौती नहीं मिली है। क्या स्काई टावर के सभी शिष्यों को हर कुछ दिनों में किसी को चुनौती देने का मौका नहीं मिलता? ऐसा ही था। अभी अभी यह एहसास हुआ। काय यांग जोर से हंसा। कनिष्ठ भाई, पिछले कुछ सालों से हमेशा मुझे ही चुनौती दी जाती रही है, इसलिए मैं ये नियम पूरी तरह से भूल गया था। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ली युन तियान सचमुच अपने अंदर के सारे गुस्से और क्रोध को बाहर निकालना चाहता था। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, वरिष्ठ, अब क्या हम कुछ नोट्स की तुलना कर सकते हैं? काय यांग के पास अभी भी एक और सवाल था। कनिष्ठ, अगर मैं सचमुच हार गया तो क्या तुम मुझे सचमुच योगदान अंक दोगे? जरूर दोगे। मैं तुम्हें जरूर दूंगा, और इतना ही नहीं, मैं तुम्हें 10 गुना ज्यादा दूंगा। उसने दांत पीसते हुए कहा। सिर हिलाते हुए काय यांग ने जवाब दिया, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। जब तक तुम मुझे योगदान अंक नहीं दोगे, मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं तुम्हें ये कैसे दे सकता हूँ? ली युन तियान ने उदास होकर जवाब दिया, क्योंकि योगदान अंक किसी तीसरे पक्ष द्वारा खाता बही में दर्ज किए जाते थे। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे तुम दूसरों को देने के लिए यूं ही साथ लेकर घूम सकते थे। एक वरिष्ठ होने के नाते वह इतना संकीर्ण सोच वाला कैसे था? क्या उसे लगता था कि वह अपनी बात पर कायम नहीं रहेगा? मेरे पास एक विकल्प जरूर है। ली युन तियान की ओर रहस्यमय मुस्कान के साथ काय यांग ने उसे पास बुलाया और उसके कान में फुसफुसाया। ली युन तियान का चेहरा कई रंगों में बदल गया और वह यह मानने से खुद को नहीं रोक पाया कि इस काय यांग का दिमाग वाकई बहुत चतुर है। वह सचमुच इस तरह का उपाय सोच सकता था। जूनियर, अगर तुम्हें लगता है कि यह नामुमकिन है तो कोई बात नहीं। ऐसा इसलिए नहीं है कि यह सीनियर तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, बस। काय यांग ने अपनी बात कहने में झिझकते हुए कहा। ली युन तियान को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या चाहता है, लेकिन अपनी योजना को कामयाब बनाने के लिए उसे झुकना ही होगा। इसलिए उसने पूछा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए सीनियर कृपया रुको। जब तक मैं वह चीज वापस नहीं ले लेता तब तक रुको। मेरी गति बहुत तेज है। ये कहते हुए वह तेजी से भाग रहा था। अपनी पीछे हट्टी पीठ को देखते हुए काय यांग ने दया से आह भरी, ये सोचकर कि इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो खुद को पिटने के लिए तैयार हैं। उसकी बात ठुकराए जाने के बाद वह कुछ लेने गया। वह वाकई अजीब था। शुक्र है कि इससे उसकी जरूरतें कुछ समय के लिए पूरी हो गईं। बस बात यह थी कि इस तरीके का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता था, अगली बार वह इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। कुछ देर सोचने के बाद काय यांग ने मन ही मन खुद को कोसा। जब उसे जूनियर की बेचैनी याद आई तो उसने जो भी कहा मान लेता। सुमियो और कुछ दूसरे लोग काय यांग से बहुत दूर छिपे हुए थे। शुरुआत में जब उसने देखा कि ली युन तियान और काय यांग बातें करने लगे हैं, तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही वह एक अच्छे शो का आनंद लेने के लिए बैठा, ली युन तियान जल्दी से भाग गया, जिससे सुमियो उलझन में पड़ गया। कल जब वे योजना पर चर्चा कर रहे थे तो ये बात शामिल नहीं थी। ये ली युन तियान क्या कर रहा था? मन में संदेह भरकर सुमियो ने तुरंत किसी को आदेश दिया कि ली युन तियान को रोककर स्थिति की जानकारी ली जाए। 15 मिनट बाद वह व्यक्ति वापस आया और फुसफुसाकर बोला, युवा गुरु सु, ली युन तियान ने कहा था कि काय यांग संकीर्ण सोच वाला है और उसने उसे पहले योगदान हॉल जाकर कुछ जड़ी बूटियां लाने को कहा था ताकि उसकी क्षतिपूर्ति हो सके। उसके बाद ही वह नोट्स की तुलना करने के लिए राजी होगा। क्या आप थोड़े ज्यादा ही तुच्छ नहीं है? सु मू ने हैरानी से कहा, काय यांग सिर्फ एक परीक्षण शिष्य है, इसलिए अगर वह हार गया तो उसे केवल एक योगदान बिंदु का नुकसान होगा। तो उसे 10 जड़ी बूटियां देने की क्या जरूरत है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। ली युन तियान ने ऐसा किया है, उसने कहा था कि वह उसे 10 गुना राशि का मुआवजा देगा, इसलिए। अरे कोई आश्चर्य नहीं। सुमियो का चेहरा थोड़ा भद्दा हो गया, लेकिन छोड़ो भी। जब तक काय यांग ये सबक सीख सकता है, 10 जड़ी बूटियां भी कुछ खास नहीं है। 10 जड़ी बूटियों की कीमत लगभग 10 अंशदान अंक थी। इतने कम अंक सुमियो की आंखों में नहीं डाले गए। चूंकि अब सभी को पूरी स्थिति पता थी, वे बस धैर्यपूर्वक युद्ध की प्रतीक्षा कर सकते थे। आधा घंटा बीत गया और काय यांग का झाड़ू लगाने का काम लगभग पूरा हो गया। कुछ ही देर बाद काय यांग ने एक लाल और थका हुआ चेहरा देखा। वह ली युन तियान दौड़ता हुआ पास आ रहा था। ली युन तियान ने अंशदान की दूरी ज्यादा होने को दोष नहीं दिया, बल्कि कोषाध्यक्ष मिंग को दोष दिया जो अभी भी सो रहा था, जिसके कारण उसे इतना समय लगा। काफी देर तक चिल्लाने और दरवाजा पीटने के बाद वह जागा।
चून की बूढ़ा मेंग अपने मीठे सपने से परेशान था, इसलिए उसका गुस्सा जल्दी भड़क गया। बूढ़े मेंग को उसे सबक सिखाने का मौका भी दिए बिना ली युन तियान ने जल्दी से 10 साधारण श्रेणी की निम्न स्तर की जड़ी बूटियां खरीद ली। इसकी कीमत उसे लगभग 20 अंशदान अंक पड़ी। ली युन तियान का गुस्सा। वह काय यांग के शरीर से ब्याज वापस पाने के लिए दृढ़ था। लौटते हुए उसने काय यांग ने देखा कि वह नहीं गया था। वह वहीं खड़ा था, हाथ में झाड़ू लिए उसका इंतजार कर रहा था। 3 कदम 2 कदम, ली युन तियान की सांस फूल रही थी। वह काय यांग के पास दौड़ा। जड़ी बूटियां निकालते हुए उसने हांफते हुए कहा, लो जांच लो सीनियर। हे कोई जरूरत नहीं है। काय यांग ने बड़े दिल का दिखावा करते हुए बिना गिने जड़ी बूटियां उठा ली और उन्हें अपनी झाड़ू के साथ जमीन पर रख दिया। सीनियर, अब क्या हम नोट्स की तुलना कर सकते हैं? ली युन तियान ने पूछा। हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। दरअसल जूनियर को इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं थी। अगर आपने पूछा होता तो ये सीनियर तुरंत मान जाता। काय यांग खुशी से मुस्कुराया। ली युन तियान लगभग इतना क्रोधित हो गया था कि बुद्ध से मिलने वाला था। 2 बुद्ध स्वर्ग में, 3 निर्वाण में और 4 एक साथ रह रहे थे। तुम ही थे जो जड़ी बूटियां चाहते थे, तुम ही थे जिन्हें मुझ पर भरोसा नहीं था, और तुम ही थे जिन्होंने मुझे इतनी दूर तक यात्रा कराई। क्या ये पूरी यात्रा अनावश्यक थी? लेकिन उसने तय किया कि वह इसे भूल जाएगा और अपने मन को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लेने का फैसला किया। क्योंकि आज एक बार ये लड़ाई शुरू हो जाए तो वह काय यांग को अच्छी तरह से सबक सिखा देगा। जूनियर, क्या हम शुरू करें? काय यांग ने ली युन तियान की राय पूछी। ठीक है, ली युन तियान ने उत्साह से भरकर जवाब दिया और अपने हाथों को एक साथ मिला लिया। कृपया मुझे कुछ शिक्षाएं दें सीनियर। हिम्मत मत करो, हिम्मत मत करो। काय यांग विनम्रता से मुस्कुराया। न तो किसी ने अपनी वर्तमान साधना के स्तर को प्रकट करने की हिम्मत की और न ही करना चाहा। ली युन तियान को डर था कि इससे काय यांग डर जाएगा, जबकि काय यांग इसे गुप्त रखना चाहता था। दोनों अपने अपने मन में अपने अपने कारणों के बारे में सोचते हुए युद्ध शुरू हो गया। झो हु की कल की गलती और उसके घृणा से भरे हृदय को देखकर ली युन तियान भला कैसे दयालु हो सकता है। उसने सोचा, जैसे ही वह इस वरिष्ठ को गिराने के लिए वज्र का प्रयोग करने की तैयारी कर रहा था। बिजली की गति से हुई इस मुठभेड़ से चारों ओर का वातावरण तनाव से भर गया। एक दूसरे के हमलों से बचते हुए काय यांग और ली युन तियान ने पहले ही मुके चला दिए थे। चूंकि ली युन तियान का हृदय घृणा से भरा था, इसलिए उसकी मुट्ठियों में कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी। लेकिन उसकी मुट्ठियों की झड़ी में प्रत्येक पिछली से तेज और अधिक गहरी थी। काय यांग घबराया नहीं, बल्कि शांत रहा। पिछले कुछ दिनों से वह जो अभ्यास कर रहा था, उसके परिणाम दिखने लगे। केवल स्काई टावर के बुनियादी कौशल और उसने लात घूंसे बरसाए और लड़ता रहा। कुछ मुकाबलों के बाद ली युन तियान डर गया। उसके प्रतिद्वंद्वी ने एक जोरदार ऊर्जा का प्रदर्शन किया, जिससे वह अस्थिर हो गया और कुछ कदम पीछे हट गया। इतना ही नहीं, उसके हर मूके से उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी पत्थर पर वार किया हो और उसका पूरा हाथ सुन्न हो गया हो। हार के बाद ली युन तियान की अब और लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं हुई। काय यांग को गौर से देखते हुए वह काय यांग पर 2 तेज मुके मारने से पहले इधर उधर घूमा। यह संकीर्ण सोच का नतीजा है, मुझे इतनी सुबह सुबह योगदान हॉल में दौड़ाने के लिए, वह हमला करते हुए अंदर से बड़बड़ाया। हर बार जब ली युन तियान वार करता तो पिंग पिंग की आवाज गूंजती। पास ही सूम्यू काय यांग पर पड़ रहे हर मुके से स्तब्ध रह गया, जबकि ली युन तियान को हर मुके से दर्द महसूस हो रहा था। दोनों ही लोग संयमित शरीर साधक थे, लेकिन चूंकि उनका स्तर बहुत ऊंचा नहीं था, इसलिए उनके द्वारा किए गए वार कम थे। इसके अलावा काय यांग अपने शरीर की स्थिति का परीक्षण करना चाहता था, इसलिए उसने ली युन तियान को अपने शरीर पर वार करने दिए। चाय बनाने में लगने वाले समय में काय यांग को अपने शरीर की वर्तमान स्थिति का एहसास हो गया। वह कुछ दिनों पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत था। अपना लक्ष्य पूरा होने के बाद काय यांग अब अपने कनिष्ठ की झिड़कियों का शिकार नहीं बनना चाहता था। ली युन तियान की जीत जैसे ही नजदीक आई, कुछ बदल गया। वरिष्ठ काय, जो कुछ क्षण पहले तक सिर्फ पीछे हटकर बचाव कर सकता था, का चेहरा उत्साह से चमक उठा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दुष्ट आत्मा का किसी नग्न युवती से सामना हो गया हो। रवैये में इस अचानक बदलाव से ली युन तियान बेचैन हो गया, और गौर से देखने पर उसने देखा कि काय यांग का उत्साह उसके पहले के अनुमान से अलग था। यह एक ज्यादा ठंडा और खूनी उत्साह था। पेट में एक अजीब सी बेचैनी के साथ ली युन तियान पीछे हट गया, लेकिन काय यांग के एक कदम ने उसका रास्ता रोक दिया। वह एक विशाल पर्वत की तरह था।
उछलकर ली युनतियान काययांग के पीछा से बचना चाहता था। अपना पैर उठाकर काययांग ने उसे ली युनतियान की कमर की ओर बढ़ाया। उसके मुंह से एक करुण चीख निकली और वह कुछ फीट दूर उड़ गया। बिना रुके काययांग बेरहमी से नीचे उतरा, उस पर रौंद डाला और मुक्कों की बौछार शुरू हो गई। एक खून जमा देने वाली चीख गूंजी। नोटों की तुलना का ये दौर ली युनतियान की हार के साथ समाप्त हुआ, जिसने दया की भीख मांगी। जब ली युनतियान को पहले उड़ा दिया गया था तब भी उसका इरादा जारी रखने का था, लेकिन काययांग के निर्दयी मुक्कों की बौछार के कारण उसकी चोटें तेजी से बढ़ गईं। कुछ देर बाद ली युनतियान इसे और सहन नहीं कर सका। बाद में उसने देखा कि काययांग और उसकी अपनी प्रतिक्रियाएं बिल्कुल अलग थीं। जितना ज्यादा उसने काययांग को मारा, काययांग उतना ही उत्तेजित होता गया। जब उसने उसे मारा तो ली युनतियान के लिए यह उतना ही दर्दनाक और दुखद होता गया। कोई ऐसा क्यों होगा जो पिटने से खुश होगा? काययांग ने जितना ज्यादा लाल, खून और मांस देखा, वो उतना ही खुश दिखाई दिया। इससे वह थोड़ा पागल लग रहा था। ली युनतियान ने सोचा कि यह व्यक्ति पागल है। फिर भी युद्ध समाप्त होने के बाद काययांग सामान्य हो गया, अपने दयालु और मिलनसार स्वभाव में। दरअसल उसने उसे वापस ऊपर खींचने में भी मदद की और मुस्कुराते हुए कहा कि उसने उसे जीतने दिया। फिर उसने अपनी झाड़ू उठाए और चला गया। जब वह युद्ध में था और जब वह युद्ध में नहीं था, उसकी तुलना में वह दो बिल्कुल अलग इंसान था। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। काययांग की कई मुट्ठियों से उसे चोटें कैसे नहीं लग सकती थी। इस बार यह वास्तव में मुर्गी चुराने की कोशिश करने और उसे लुभाने के लिए चावल खोने जैसा मामला था, ली युनतियान ने आंसू बहाते हुए सोचा। वह पहले ही ली युनतियान के साथ तुलना करने से लगातार इनकार कर रहा था, फिर भी वह अड़ा हुआ था। उसने 10 जड़ी बूटियों के बदले 20 योगदान अंक भी खर्च कर दिए ताकि विनिमय सुनिश्चित हो सके। और नतीजा, वह हार गया। न केवल उससे जड़ी बूटियां छीन ली गईं, बल्कि उसके योगदान अंक भी काट लिए जाएंगे। इस बार यह वास्तव में एक बड़ी हार थी। क्या ये किसी छोटी सी बात पर अपमान नहीं था? ली युनतियान को अंतहीन पछतावा हुआ। सुमियो और बाकी लोग जो ज्यादा दूर से नहीं देख रहे थे, भी हैरान और बेवकूफ हो गए। जब उन्होंने ली युनतियान और काययांग को शुरुआत करते देखा, तो उनका मन किया कि वे कूद पड़े और जयकारे लगाने लगे, क्योंकि आखिरकार वह काययांग को पॉइंट्स की अदला बदली करने में कामयाब हो गया था। जल्द ही काययांग की बुरी तरह पिटाई होने वाली थी। सुमियो ने तो ये सब पहले से ही सोच रखा था। जब काययांग हार जाता तो वह जाकर उसका मजाक उड़ाता। इस तरह वह अपने दिल का गुस्सा कुछ हद तक निकाल पाता। लेकिन उनकी उम्मीद के उलट जब लड़ाई शुरू हुई तो काययांग ने ली युनतियान से लड़ते हुए उसे रोक दिया था। कुछ देर के लिए सुमियो को लगा कि जो कुछ उसने देखा था वह थोड़ा धुंधला था। शक से वह झुककर पूछा, ली युनतियान फिर से किस अवस्था में है? संयमी शरीर 7वीं अवस्था में है और उसने अपनी जीवन शक्ति का अभ्यास करना शुरू कर दिया है। बस उसने इसे प्रशिक्षित करने के लिए बहुत कम समय लिया है, इसलिए अभी इसका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। और काययांग? सुमियो ने फिर पूछा। मुझे लगता है कि वह चौथे चरण के बारे में है। उसकी आवाज थोड़ी अनिश्चित थी। सभी लोग स्तब्ध थे, क्योंकि 3 चरणों के अंतर के बावजूद वह ली युनतियान के साथ बराबरी की लड़ाई लड़ने में कामयाब रहा था और यह बहुत ही भयानक था। कोई आश्चर्य नहीं कि कल झोहू केवल 3 चालों से हार गया। इतने बड़े अंतर के बावजूद काययांग जीत गया था। तो भले ही झोहू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी हो, ताकत वह जीत नहीं पाएगा। लेकिन इन तमाम अटकलों के बावजूद वह व्यक्ति इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? अगर उसके पास सचमुच इतनी ताकत होती तो वह अपनी पिछली सारी लड़ाइयां क्यों हारता? काययांग 3 साल से ट्रायल शिष्य था और भर्ती होने के 1 साल बाद उसे लगातार चुनौतियां मिल रही थी। हर बार कल तक उसने पिछले 2 सालों में अपनी एक भी लड़ाई नहीं जीती थी। सुमियो और उनके साथियों को जो सबसे बड़ा झटका लगने वाला था, वह अभी बाकी था। उन्होंने सोचा था कि काययांग ली युनतियान के एक भी वार को झेल पाना किसी चमत्कार से कम नहीं था, उसके जीतने का कोई रास्ता नहीं था। फिर भी जब काययांग ने ली युनतियान को सचमुच हरा दिया तो सब कौवे और मोर की तरह थे, कोई आवाज नहीं कर रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक संयमित शरीर के चौथे चरण के साधक ने एक संयमित शरीर के 7वें चरण के साधक को हरा दिया। स्काई टावर के 200 सालों के इतिहास में ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि एक बदबूदार नमकीन मछली भी पलट जाए? जब वह वहां मदहोशी की हालत में खड़ा था, सुमियो ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हल्के से थपथपाया।
पलटकर देखा तो काई यांग ने झाड़ू लिए मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। स्नेह से भरे चेहरे पर उसने कहा, जूनियर सू, अगर ऐसा ही कोई और अच्छा मौका मिले तो मुझे भी जरूर बताना। तुम्हें पहले से पता था? सू म्यू के मुंह के कोने फड़क उठे। काई यांग ने धीरे से हंसते हुए कहा, कल हालांकि जूनियर ली भीड़ में छिपा हुआ था, वह तुम्हारे साथ था। इस सीनियर की एकमात्र अच्छी बात उसकी याददाश्त है। कितना धूर्त! सू म्यू को उससे इतनी नफरत हो गई कि उसने जोर से अपने दांत पीस लिए। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि काई यांग ने सबको पूरी तरह से धोखा दिया है। हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। वह हंसा, ओह ठीक है, मैं कल भी किसी को चुनौती दे सकता हूँ। क्या हम सबको रोजाना एक बार किसी से युद्ध के लिए अनुरोध करने की इजाजत नहीं है? सब लोग अपने दिन का आनंद लें और मैं कल तुम्हें ढूंढने आऊंगा। सबके चेहरे तुरंत बर्फ जैसे ठंडे पड़ गए। काई यांग की इस छोटी सी हरकत को देखकर क्या उसे इस छोटी सी हरकत की मिठास का एहसास नहीं हुआ? फिर जब उन्होंने ली युन तियान को देखा और सोचा कि उनकी अपनी ताकत भी लगभग ली युन तियान जितनी ही है, तो उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। डरकर उन्होंने कहा, युवा गुरु सू, अब हमें क्या करना चाहिए? सू म्यू भी अपनी बुद्धि के अंतिम छोर पर था। आखिरकार स्काई टावर में द्वंद्व युद्ध एक पुरानी परंपरा थी। किस शिष्य को पहले कभी चुनौती नहीं मिली? हालांकि उसके पीछे कोई था, फिर भी उसने मुख्य द्वार के नियमों को लापरवाही से तोड़ने की हिम्मत नहीं की। शांत रहो, उसने शायद तुम्हें डराने के लिए ऐसा कहा होगा। अगर वह सचमुच तुम्हें चुनौती देने आया है, तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह चल भी न पाए। सू म्यू की यह बात सुनकर सभी को ज्यादा सुरक्षा और सुकून मिला। काई यांग ने यह बात उसी समय सोच ली थी। स्काई टावर के सभी शिष्यों को हर दिन एक चुनौती देने का मौका मिलता था और चूंकि उसने पहले कभी इस विशेषाधिकार का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसे भूल गया था। ली युन तियान की आज की याद से उसे यह बात याद आ गई थी। हालांकि एक दिन में एक युद्ध, एक साधारण शिष्य को हराने से उसे केवल 2 योगदान अंक ही मिल सकते थे, लेकिन मच्छर का मांस तो मांस ही होता है। 1 महीने तक उन्हें जमा करने के बाद यह कोई छोटी रकम नहीं होगी। इसके अलावा मार्शल साधना के मार्ग पर आप खुद को बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग नहीं कर सकते। इन साथी शिष्यों से युद्ध करने और कुछ संकेतों का आदान प्रदान करने से कोई नुकसान नहीं होगा और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता। बस इसे एक विश्राम गतिविधि की तरह लें, आप आराम करते हुए कुछ योगदान अंक भी कमा सकते हैं। इसमें क्या नुकसान है? हालांकि आज की चुनौती से अच्छी कमाई हुई। उसने न केवल 2 योगदान अंक अर्जित किए, बल्कि उसे बहुत जरूरी डेट जेडी ट्री ग्रास की 10 किस्में भी मिली। यह बहुत ही लाभदायक दिन था। काश कोई उसे रोज 10 जड़ी बूटियां देता, कितना अच्छा होता। काई यांग ने थोड़ा दिवास्वप्न देखा। अपनी लकड़ी की झोपड़ी में लौटकर काई यांग ने तुरंत धूप बत्ती निकाली और उसे जला दिया। उसकी खुशबू में सांस लेते हुए उसने अपना कठिन प्रशिक्षण शुरू कर दिया।